Hello, guys, welcome back again. This is chapter number 3 and इसमें हम सीखेंगे हाउ टू रीटोपोलॉजी आवर मॉडल। मतलब हमारे मॉडल जो हम पहले स्कल्प्ट कर चुके हैं, मॉडल कर चुके हैं, उसके ऊपर एक क्लियर टोपोलॉजी चढ़ाना है हमें, ताकि हमारा जो मॉडल है वो अच्छे से टेक्सचर और एनिमेट हो सके। रीटोपोलॉजी 3D का एक काफ़ी वाइटल स्टेप है जो कि काफ़ी आर्टिस्ट को पसंद नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा-सा उन्हें लगता है कि ये टाइम टेकिंग और बोरिंग होता है। लेकिन रीटोपोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और वाइटल प्रोसेस है। अगर आप रीटोपोलॉजी अच्छे से नहीं करते हैं, तो मॉडल को यूवी अनरैप नहीं कर पाएँगे अच्छे से। यूवी अनरैप नहीं होगा तो टेक्सचरिंग नहीं हो पाएगा अच्छे से, टेक्सचर का क्वालिटी लॉस हो सकता है। और एक अगर टोपोलॉजी गलत हो गया तो वेट प्रिंटिंग और रिगिंग दोनों में गड़बड़ होगी, और एक बार वेट प्रिंटिंग और रिगिंग में गलती हो गई तो एनिमेशन में गलती होनी ही होनी है। बॉडी की डिफॉर्मेशन अच्छी नहीं आएगी। तो रीटोपोलॉजी करना बहुत ज़रूरी है। और रीटोपोलॉजी को मैं आज का आपको काफ़ी एक ईजी और फन वे में सिखा दूंगा, ताकि आपको रीटोपोलॉजी में कोई गड़बड़ ना हो। तो पहले समझ लेते हैं रीटोपोलॉजी मतलब क्या है। मान लीजिए हमारा मॉडल कंप्लीट हो चुका है, हमने मॉडल को मॉडलिंग कर लिया है, उसके बाद उसको रीमेक करके स्कल्पटिंग कर दिया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमने कर दिया है। आपको पता है हमने जब स्कल्पटिंग की थी तो हमने मॉडल को मल्टीपल टाइम्स रीमेक किया था, उसको यहाँ से मतलब स्कल्प अलग अलग डायरेक्शन से स्कल्प किया था, क्रीजेस ऐड की थी, बॉडी को और हेड को अलग किया था। ठीक है, आपको याद होगा। तो एक बार जब हम मॉडल को अच्छे से स्कल्प कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है ना, उसका जो अगर जब हम रीमेक करके स्कल्प करते हैं ना, तो मॉडल में काफ़ी ज़्यादा टोपोलॉजी के इश्यूज आ जाते हैं। बट हाँ, मतलब उसका टोपोलॉजी बढ़ जाता है। उसके बाद उसमें ट्रायंगल्स आ जाती हैं, और सही एक प्रॉपर टोपोलॉजी फ्लो नहीं आता है। ठीक है, एक प्रॉपर फ्लो नहीं आता है। ठीक है, अब ये फ्लो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एनिमेशन करेंगे ना, तो अच्छा डिफॉर्मेशन आना चाहिए। अच्छा डिफॉर्मेशन के लिए हमें एक प्रॉपर एज फ्लो की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, एज लुक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमारे पास एक अच्छा सिमेट्रिकल और स्मूथ यूवी नहीं बना सकते हम। ठीक है, अगर हमारे पास एक अच्छा टोपोलॉजी नहीं है तो हम एक अच्छा यूवी नहीं बना सकते। यूवी अनरैपिंग में आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखा दूंगा, क्योंकि टोपोलॉजी में इसमें सिर्फ टोपोलॉजी में ही फोकस करूंगा। ठीक है, यूवी अनरैपिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। आप चाहे कितना ज़्यादा टेक्सचर का रिजोल्यूशन बढ़ा दे, लेकिन एक एक जगह पे क्वालिटी लॉस होगा, और एक जगह पे पिक्सल ओवरलैप हो जाएगा, जो कि एक 3D आर्टिस्ट को काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल लुक देता है। और जब आप अपने मॉडल को एज ए प्रोफेशनल लेवल पे पिच करेंगे ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट होती है कि आपने तो टोपोलॉजी अच्छा नहीं बनाया है, आपका यूवी अच्छा नहीं है, इस मॉडल को हम गेम में, फिल्म में, कहीं में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टोपोलॉजी ही गलत है। रीटोपोलॉजी नहीं करते हैं तो आपको एनिमेशन के वक्त दिक्कत आ सकती है। तो ठीक है, तो रीटोपोलॉजी शुरू करते हैं। ब्लेंडर में रीटोपोलॉजी करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। वैसे इसके लिए काफ़ी कुछ पेड टूल्स भी हैं जो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि इस कोर्स में मैक्स टू मैक्स हम फ्री में ही कर रहे हैं, तो सारा चीज़ तो फ्री में ही फोकस करेंगे। ठीक है, अगर आप पेड टूल्स की बात करें, रिक्वेस्ट करें कमेंट्स में, तो मैं अच्छा जो पेड टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, मैं उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल बना लूँगा। मैं कुछ पेड टूल्स यूज़ करता हूँ रीटोपोलॉजी के लिए। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उसके बारे में एक और वीडियो बना दूँगा। ओके, सो शुरू करते हैं। ये हमारा हेड है, ये हेड मॉडल है। हम हेड को सबसे पहले रीटोपो करेंगे। करने के लिए मैंने एक प्लेन ले लिया है, उसको रीटोपो करने का प्लेन ले लिया है, उसको बीच से डिवाइड कर दिया है मैंने उसको, जिस तरह हमने बीक बनाते हुए किया था। ओके, याद है आपको? तो अब इसके ऊपर हमें एक मिरर मॉडिफायर ऐड कर देंगे, और उसके साथ साथ उसका क्लिपिंग भी ऑन कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं इसको फेस के थोड़े आगे ले आऊँगा। ठीक है, मतलब हमारा जो प्लेन है ना, उसको मैं फेस के आगे थोड़ा ले आऊँगा, और इसको थोड़ा सा स्केल कर देंगे हम। ओके, थोड़ा सा स्केल कर देंगे, बस ऐसा ही, क्योंकि हमें काफ़ी छोटा करना है। ओके, देखिए अब सबसे टॉप पैनल पे, रुकिए मैं आपको अच्छे से इसको पॉज करके दिखा रहा हूँ। सबसे टॉप पैनल में जहाँ पर आपको एडिट मोड सिलेक्ट करते हैं, व्यू सिलेक्ट, ये सब लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आप नोटिस करेंगे लिखा है ग्लोबल
उसके साथ साथ एक मैग्नेट का आइकन दिया है, ठीक है। ये जो मैग्नेट है ये है आपका वर्टेक्स स्नैपिंग, मतलब वर्टेक्स स्नैपिंग मतलब जब आप किसी भी चीज़ को एडिट मोड में या ऑब्जेक्ट मोड में मूव करेंगे ना, तो वो उसके क्लोजेस्ट वर्टेक्स या फेस के साथ वो क्या करेगा ना, मतलब चिपक जाएगा मैग्नेट की तरह, ठीक है। ये मैग्नेट का टूल है, तो याद रखिए ये क्या करता है ना, आपके नियरेस्ट वर्टेक्स को आपके जो एडिटेबल वर्टेक्स के साथ उसको मैच करा देता है, मतलब मैग्नेट की तरह अटैच कर देता है, ठीक है। ये हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो मॉडल का जो रीटोपोलॉजी है वो अपने स्कल्प्ट मॉडल के ऊपर एक ट्रेस करके चले, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम वापस एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जाने से पहले हम इसको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में इसको व्यू इन फ्रंट ऑन कर देंगे, ताकि हमें हर वक्त ये जो प्लेन है वो हमें विजिबल रहे, ठीक है। तो अब इस प्लेन को हम वापस एडिट मोड में जाके इसको अपने स्कर्ट के ऊपर अच्छे से ट्रेस करेंगे। मैं क्लिपिंग को ऑफ कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा इजी हो स्कर्ट करने। हम इसको बाद में भी ऑन कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं एडिट मोड में, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले जब भी आप मॉडलिंग मतलब रीटोपोलॉजी करें, अगर आप किसी फेस का रीटोपोलॉजी करते हैं तो सबसे पहले आइज़ से ही शुरू कीजिए। मैं हमेशा आइज़ से शुरू करता हूँ, ठीक है। जब मैं जेनेरिक रीटोपोलॉजी करता हूँ तो मैं आइज़ से शुरू करता हूँ। आप यहाँ से अपने प्लेन को स्केल अप स्केल डाउन करके एक प्रॉपर साइज सेट कर दीजिए, जितना बड़ा वर्टेक्स काउंट आप चाहते हैं, ठीक है। जितना वर्टेक्स काउंट आप चाहते हैं उसके हिसाब से इसका स्केल से सेट कर दीजिए। फिर उसके एक एज को सिलेक्ट करके आइज़ के ऊपर ट्रेस कीजिए। देखिए किस तरह से ट्रेस कर रहा हूँ मैं। इसको रोटेट और लोकेशन दोनों पे सेट कर दीजिए, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने इसे। ये स्पीड से तेज़ी से आइज़ को कंप्लीट कर दूँ मैं बस। बीच बीच में आप इन फ्रंट को ऑन ऑफ करके आगे आप एक बार एज सिलेक्शन मोड में जाके मतलब वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाके इसको अब चेक कर लीजिए कि आपका जो फ्लो है वो सही से आ रहा है कि नहीं। आप एक बार में बड़ा सा फ्लो एक्सट्रूड करके बड़ा लूप एक्सट्रूड करके भी आप इसको बीच में एज लूप्स ऐड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सही रहता है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडलिंग का बेसिक नॉलेज यूज़ करके कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं पूरा एज को ही एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वर्टेक्स को एक्सट्रूड नहीं कर रहा हूँ। बीच में मैंने F दबा के फर्स्ट लूप को क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। मैंने इस तरह से लूप क्लोज़ कर दिया है। देखा आपने मैंने किस तरह से किया। अब मैं इसके पूरे एज को मैं इसे स्केल अप करके कर दूंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक आजमाया है, ठीक है। मैंने एक बार जब ये अच्छे से हो गया, अच्छे से मैंने एक लूप कंप्लीट कर दिया, तो मैंने उसके ऊपर उसके आउटर एज को मैंने स्लिट करके उसमें ऑल्ट दबा के स्लिट कर लिया मैंने उसके आउटर एज को, ठीक है। मैं उसको फिर मैंने एक साथ में ही एक्सट्रूड करके स्केल कर दिया। एक लूप स्केल करने के बाद मैंने उसके ऊपर एक सब डिवीजन सरफेस और एक श्रिंक रैप मॉडिफायर ऐड कर लिया। श्रिंक रैप को मैंने स्कल्प्ट बेस के ऊपर से को असाइन कर दिया और सब डिवीजन मॉडिफायर को जैसा था वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा जो मॉडल है हम उसको स्केल भी कर रहे हैं तो भी वो हमारे हेड मेश के साथ अटैच्ड होके ही हो। देखा कि कितना आसानी से हो रहा है, तो हमारे हेड मेश के साथ वो अटैच होकर ही स्केल अप हो रहा है। देखा आपने। तो ये एक ट्रिक है जो काफ़ी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक। इसके बाद हम क्लिपिंग ऑन कर देंगे। क्लिपिंग ऑन करके हम इस तरह से लूप क्लोज ऑन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एक लूप को क्लोज करेंगे, एक लूप को एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस भी काफ़ी थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं इसको स्पीड कर दे रहा हूँ। इस तरह से मैंने अब उसके बाद आईब्रो तक स्ट्रेच किया है, ठीक है। हम एक बार में एक लूप एक्सट्रूड करेंगे, फिर उसको बीच में हम फेसेस ऐड करके लूप क्लोज करेंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे हम, ओके। सो आप देख लीजिए, आप एक साथ पूरे फेसेस को एक्सट्रूड करने की कोशिश मत कीजिए। आप एक साथ में कंसेक्यूटिव फेसेस को एक्सट्रूड कीजिए, उसके बाद उसके बीच में फेस लूप्स ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप बीच बीच में नाइफ टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर मान लीजिए किसी जगह पर आपको एक्सट्रूड करने में दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर आप क्वाड्स की चिंता मत करें। आप नाइफ टूल से एक लूप क्रिएट कर लीजिए, बस उससे हमारा काम है कि मॉडल सही से बनना चाहिए, ठीक है,
ताकि हमारा टोपोलॉजी उसके बाद आता है, ठीक है। मॉडल ही अगर सही नहीं बनेगा तो क्या फ़ायदा। देखिए मैंने इस तरह बीच में एक ट्रायंगल ऐड किया है, तो उस तरह की चीज़ें चलती हैं। यहाँ तक कि गेम्स इंडस्ट्री में कोई इतना ज़्यादा टोपोलॉजी को इतना छूट दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है कि मैं इस चीज़ को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो इस तरह से मैं लूप्स ऐड कर रहा हूँ, देखिए एक-एक करके, एक-एक फेस लूप्स ऐड कर रहा हूँ। इसको मैंने सी सिलेक्ट कर दिया है, तो फिर एक सर्कुलर सिलेक्शन ऑन हो जाएगा, फिर सी सिलेक्ट करके उसके बीच में फेस लूप्स ऐड कर दीजिए, बस हो गया। इतना ही था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आप आई का रिटोपोलॉजी कर रहे हैं, आई सेक्शन का ना, तो आई के सेक्शन का आईलैशेस और वो जो आईब्रो होता है उसके बीच में देखिए मैंने कितने थोड़ा सा डेंस एज लूप्स ऐड किया हुआ है। तो इसकी वजह ये है कि जब हम आई ब्लिंक का एनिमेशन करेंगे ना, तो आई ब्लिंक के एनिमेशन के वक्त ये जो चीज़ें हैं हमें ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम आई ब्लिंक करेंगे तो उसका आई का जो सॉकेट्स है वो क्लोज ऑन क्लोज ऑफ होंगे, ठीक है, क्लोज होंगे ओपन होंगे। तो उस वक्त हमें अगर ज़्यादा टोपोलॉजी नहीं रहेगा तो हमारा मॉडल स्ट्रेच हो जाएगा, और जब हमारा आईज़ बीच में रहेगी तो वो इंटरसेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब करना सही नहीं है, तो इसके बेहतर पहले से ही कर लेना। पहले से ही हम यहाँ पर 2 एज लूप्स एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो हम जब आई का एनिमेशन करेंगे तो हमें मदद ही होगी, ठीक है, हम ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस चीज़ में अगर आपको लगता है कि कहीं पर फेसेस एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो आप उस जगह को दबा के आप उसके एजेस को डिसॉल्व कर दीजिए। बीच में आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपका रिटोपोलॉजी सही हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। मुझे पूरा मॉडल का रिटोपोलॉजी करने में आधा घंटा ही लगा, तो ज़्यादा कुछ टाइम टेकिंग चीज़ है नहीं, ठीक है। पूरे फेस का, मैं पूरे फेस की बात कर रहा हूँ, फेस और बॉडी की, सॉरी, पूरे फेस और बॉडी की रिटोपोलॉजी करने में मुझे आधा घंटा वक्त लगा, तो एक ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने इसके सिर्फ एक साइड का मैं क्या फोकस कर रहा हूँ कि मैं एक साइड का पहले रिटोपोलॉजी अच्छे से कर लूँगा, एक हेयर बैंड की तरह, ठीक है। एक एंड से दूसरे एंड तक मैं पहले रिटोपोलॉजी कर लूँगा, अच्छे से अरेंज कर लूँगा। उसके बाद मैं उसको ग्रिड फिल कर दूँगा। इस तरह से आपको पहले इसको फिल आउट करके उसके ऊपर सब डिवाइड एक बार और कर लेना है, तो उससे क्या होगा ना, आपका एज जो है परफेक्टली सेट हो जाएगा। देखिए किस तरह से मैंने एक मास्क की तरह बना दिया है उसको। इस तरह से हेल्पफुल बहुत ज़रूरी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जब हम आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। मैं आई सॉकेट्स को करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बाद आपको एग्जैक्ट वे दिखाऊंगा कि आई सॉकेट्स को कैसे रिटॉपो करना है, ठीक है। इस तरह से मैं एक आई सॉकेट्स को नॉर्मली मैं इसको स्केल करूँगा, स्केल करके मैं इसको अंदर के अंदर क्लोज कर दूँगा, ठीक है। आई सॉकेट इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, बहुत सारे आर्टिस्ट आई सॉकेट्स को होलो रखते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ आई सॉकेट्स को क्लोज कर देना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सारे आर्टिस्ट का अपना चॉइस होता है, ठीक है। मैं इस तरह से फाइनली इसको ग्रिड फिल से फिल कर दूँगा, बस हो गया। देखा किस तरह से हमें इसको फिल किया। ये ग्रिड फिल ही हमें एंड में मदद करेगा रिटोपोलॉजी करने में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। तो चलिए, आई सॉकेट तो हमारा हो गया, हम अब आगे चलते हैं, ठीक है। बीच में अगर आपको कहीं लगता है कि मेरा रिटोपोलॉजी ज़्यादा कुछ स्मूथ नहीं बना है, तो बीच में ही आप एक काम कीजिए, आप रिटोपो करने के बाद स्कल्ट मोड में चले जाइए, उसको स्मूथ कर दीजिए, बस हो गया। अब क्योंकि हमारा सब डिवीज़न मॉडिफायर और बाकी सारी चीज़ें ऑन हैं, तो जिस तरह से मैं इसको स्मूथ कर रहा हूँ आप इसको कर दीजिए, तो हमारा रिटोपोलॉजी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये ज़्यादा होलो आई सॉकेट्स में ही करिए, वरना अगर दूसरी जगह पे करेंगे तो आपका टोपोलॉजी बिगड़ सकता है। तो आपके हिसाब से ये सब करिए, ये पूरे डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट, ओके। ये सारा काम आर्टिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस तरह हमने यहाँ पर आई का ग्रिड फिल किया ना, तो हम यहाँ पर फोरहेड का भी जब रिटोपोलॉजी करेंगे ना, तो उसे ग्रिड ही फिल आउट कर देंगे। जब आपको एक अच्छा ऐसा आइडिया हो गया है कि किस तरह से रिटोपोलॉजी करना है, तो मैं बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे केस में हम बॉडी को फर से कवर करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर रिटोपोलॉजी को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन मुझे ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं कोर्स को जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि आपको आगे की स्टेप्स अच्छे से दिखा पाऊँ, ठीक है।
तो बॉडी को मैंने सिर्फ डेसिमेट मॉडिफायर से मैंने उसका वॉर्टेक्स काउंट कम कर दिया है। देखिए ये थोड़ा सा सस्ता उपाय है, लेकिन ठीक है, चलता है। इतने ना काम, मतलब ये प्रोफेशनली नहीं चलेगा, ठीक है, प्रोफेशनल वे में नहीं चलेगा। जब मैं फाइनल मॉडल अपने क्लाइंट को डिलीवर करूँगा तो बॉडी को रिटोपोलॉजी करूँगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि आप अगर काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हैं तो इस वे में भी आप कर सकते हैं। आपका स्कल्प मॉडल होगा, उसके ऊपर मॉडिफायर में जाकर डेसिमेट मॉडिफायर ऐड कर दीजिए, वो कुछ हद तक आपको मदद कर देगा, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनली पिच करते हैं तो आप जेनेरिक वे में लिटोपोलॉजी करिए, ठीक है, वो ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना ही था। रिटोपोलॉजी में ज़्यादा कुछ है नहीं। टेल को रिटोपोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं, टेल, बीक और आइज़ को रिटोपोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी परफेक्ट हैं। तो ठीक है, बस रिटोपोलॉजी में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यूवी रे अनरैपिंग और टेक्सचरिंग के बारे में देखेंगे। यूवी अनरैपिंग बहुत छोटी सी चीज़ है और इसके साथ साथ टेक्सचरिंग भी एक साथ में कर देंगे। तो टेक्सचरिंग तो बहुत आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो ये भी काफ़ी सिंपल टेक्सचर है, तो जल्दी से लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा, अगर पॉसिबल होता है तो आज ही मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूँगा या फिर कल सुबह हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कोर्स बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, मैं होप करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।